अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने जी वैसे तो वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे और जो अटैक्स हुए थे उसके बारे में भी बार बार कहते रहते हैं कि जी हमने लड़ाई रुकवाई है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई रुकवाई है, वरना दो न्यूक्लियर पावर लड़ रही थी, बड़ा कुछ हो सकता था और कई तरह की बातें डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जाती है। 3 फाइटर जेट से लेकर और उसके बाद 11 फाइटर जेट तक जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी गिरा दिए गए उस लड़ाई के बीच में। ये और बातें उन्होंने हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं बताया कि आखिर वो फाइटर जेट किसके थे। बहरहाल नुकसान तो दोनों ही कंट्रीज का हुआ होगा डेफिनेटली, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट लेते रहे हैं। अभी भी एक दो दिन पहले तक भी उनका यही कहना था कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई उन्होंने रुकवा दी, वरना बहुत नुकसान हो सकता था और दो न्यूक्लियर पावर जो है अगर वो आपस में लड़ेंगी तो उससे नुकसान जो है उसका सोचा भी नहीं जा सकता। खैर न्यूक्लियर पावर होते या ना होते, कहीं भी लड़ाई हो रही है उसको मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने फिर एक बार कोशिश की है। वैसे तो वो बहुत अरसे से कहते जा रहे हैं कि जी उनको जो है वो नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ एक बार दे के जान छुड़ाएं चच्चा जान से। लेकिन बहरहाल अब जी उनका कहना ये है कि उन्होंने जो है वो रशिया के साथ जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई चल रही है उसमें 3 दिन का सीज फायर करवा दिया है। जी हाँ, ये यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ये साहब वही है जिनको क्या अजीब व गरीब तरीके से व्हाइट हाउस से बाहर निकाला गया था और उसी तरह से बात की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बदतमीजियां की थी वो भी सभी को याद होगी, जो जिस तरीके से बेचारे के साथ मिसबिहेव किया गया। लेकिन साथ ही रशिया के लिए भी कई तरह की स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप की आती रहती है। कभी कहते हैं जी रशिया से ऑयल खरीदे, कभी कहते हैं ना खरीदे, कभी कहते हैं फिर खरीदे, कभी कहते हैं फिर ना खरीदे। तो इसी किस्म की चीजें जो है वो रशिया को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कहते रहते हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ये नया दावा या नया क्लेम जो है वो सामने आया है कि जी इन दोनों कंट्रीज के बीच में सीज फायर किया गया है 3 डेज का। खैर अब देखते हैं कि ये 3 डेज जो है वो आगे बढ़ते हैं या नहीं। साथ ही साथ अमेरिकन जो गवर्नमेंट है और जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आ रही है ईरान को लेकर भी, और उनका ये कहना है कि जी हम इंतजार कर रहे हैं कि ईरान को जो कुछ पूछा गया है या जो एक तरह का रिप्लाई जो ईरान ने देना है वो ईरान दे, उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। क्या ईरान के साथ जो है वो टर्म्स बेहतर करने हैं या ईरान पर दोबारा अटैक करना है, ये बातें भी बार बार की जा रही है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो जो क्लैशेस हुए थे लास्ट ईयर, जिसका कि अब 1 साल के बाद जो है दोनों ही कंट्रीज में जश्न मनाया जा रहा है कि जीत गए हैं। यानी मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है, हम भी जश्न मना रहे हैं, लड्डू बांट रहे हैं, भारत वाले भी लड्डू बांट रहे हैं कि जीत गए, लेकिन बहरहाल लड़ाई बंद हुई और बड़ी अच्छी बात है कि लड़ाई जो है वो 4 दिन के अंदर ही रोक दी गई और इससे ज्यादा मेरे ख्याल होना भी नहीं चाहिए था। वो तो ये 4 दिन भी नहीं होने चाहिए थे। मुझे तो वैसे ही लड़ाई भड़ाई अच्छी नहीं लगती, लेकिन बहरहाल अब जो है वो कहते हैं कि जी चाइना ने फाइनली अब ये बात मानी है कि चाइना ने जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, क्लैशेस हुए थे, उसमें चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी। उसमें चाइना ने पाकिस्तान की कई तरह से मदद की थी और जाहिर है कि सैटेलाइट इमेजेस और इसी तरह की कई दूसरी चीजों को लेकर कहा जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान की उस लड़ाई के अंदर जो है कहीं ना कहीं मदद की। और यही बात चाइना के लिए ईरान को लेकर भी की जाती है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो क्लैशेस चले, उन क्लैशेस और उन लड़ाई को लेकर जो है वो चाइना ने ईरान की भी मदद की और इसी वजह से ईरान जो है वो अमेरिका के सामने टिक पाया, या अमेरिका के साथ जो लड़ाई रही ईरान की उसमें ईरान जो है काफी हद तक जो है जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं थी उसमें जो है वो एक तरह का जवाब दे पाया अमेरिका और इसराइल को। लेकिन बहरहाल अब इस वक्त काफी अरसे बाद तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो ईरान या कह लीजिए कि चाइना ने ये बात मानी है और यकीनन ईरान के साथ भी उन्होंने इसी तरह की मदद कोई की होगी। अब ये और बात है कि अब कहा जा रहा है कि जी अब ऑफिशियली जो है वो चाइना ने इस बात को मान लिया है कि पाकिस्तान की मदद की थी, लेकिन ये बात तो शुरू से ही लोग कह रहे हैं कि जी चाइना और टर्की ये दो कंट्रीज ऐसी थी जो कि उस लड़ाई में या उस क्लैशेस में पाकिस्तान के साथ थे। अब यकीनन पाकिस्तान के साथ जो है वो ऐसा रिलेशन रहा है चाइना का जिसकी वजह से चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। और वैसे भी आप तो जानते ही डॉक्टर कमर चीमा को, डॉक्टर कमर चीमा ने तो ये तक कहा है कि जब भी वो कोई नई हथियार बनाते हैं, नई फाइटर जेट बनाते हैं, तो वो पाकिस्तान को देते हैं कि जाओ और जाकर भारत के ऊपर टेस्ट करो। लेकिन इस किस्म की बातें जो है मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए कि चाइना ने अगर कोई हथियार या कुछ बनाया है तो भाई आप खुद ट्राई करें ना। आपका भी तो 36 का आंकड़ा रहता है हर वक्त भारत से, तो हर चीज हमें पकड़ा के क्यों कहते हैं कि जाके लड़ो। और उसके बाद कमर चीमा साहब का ये कहना है कि उसके बाद जी उनकी जो मिसाइल्स होते हैं चाइना के या फाइटर जेट होते हैं उसकी प्राइस जो है वो कहीं से
कहीं पहुंचा दी जाती है और कहा जाता है कि देखे जी क्या जबरदस्त चीजें इन्होंने बनाई है। लेकिन खैर आई विश के ये लड़ाई बड़ाई के सामान के अलावा भी कुछ अच्छी चीजें भी बने, वैक्सीन बने, कोई यूनिवर्सिटी बने, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ऊपर भी कोई पैसा लगाया जाए, कुछ एजुकेशन के लिए भी चाइना जो है वो पाकिस्तान की और ईरान की मदद करे, ना कि सिर्फ इसी तरह के हथियार दे दे के खुद तो लड़ना नहीं है अंकल ने, हमें भेज देते हैं वहां पे खामा खाई को, और उसके बाद हम जाके वहां पंगे लेते हैं और उसके बाद में जो कुछ होता है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर पाकिस्तान की हरगिज इकोनॉमी और कोई चीज जो हालात हैं वो ये इजाजत नहीं देते कि हम भारत से या अफगानिस्तान से लड़ाइयां करें या लड़ते रहें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है इकोनॉमी की वो सभी के सामने है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो है ही नहीं जैसे कहा जाता है, जो इस वक्त हम पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी आईएमएफ ने हमें जी 1.2 बिलियन डॉलर जो आईएमएफ ने देने थे वो अप्रूव कर दिए हैं और उस पे जो है वो हमारे यहाँ बहुत मिठाइयां बांटी जा रही है। तो ये जो पैसा आईएमएफ हमें देता है या ये पैसा जो हम सऊदीया से या यूएई से या किसी और से लेकर पाकिस्तान आते हैं उसको इकोनॉमी बेहतर होना नहीं कहा जाता। जो हमारे पॉलिटिशियंस कहते हैं कि जी देखे जी हमें तो उसने पैसा दे दिया, हमें तो उसने पैसा दे दिया, हमारी इकोनॉमी तो जी बड़ी फर्स्ट क्लास हो गई, तो उसको इकोनॉमी ठीक होना नहीं कहते, इसको आप लोन कहते हैं। और उस लोन के ऊपर यकीनन आपने इंटरेस्ट भी पे करना होता है। वैसे हमें इंटरेस्ट पे करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, वैसे तो हमें लोन पे करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्या करें कि ये लोग जो है छोड़ते नहीं है और फिर कहते हैं जी पैसा दीजिए, तो उसको इकोनॉमी ठीक होना नहीं कहते। और कई बार भारत से भी बहुत से लोग इस बारे में बातें करते हैं और कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तो इकोनॉमी है ही नहीं, और जो इस इकोनॉमी को ये कह रहे हैं उसको इकोनॉमी नहीं कहा जाता क्योंकि वो लोन है, कर्जा है, और कर्जा आपने कभी ना कभी वापस करना होता है। और हमारा पैसा तो जाहिर तब होगा अगर हम कोई ट्रेड करेंगे या कोई और इस तरह का काम करेंगे जिससे कि हम खुद कमाएं, तब हम कह पाएंगे। अभी तो हमारी इकोनॉमी की जो हालत है वो दुनिया के सामने, और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि हमें भारत से, अफगानिस्तान से या किसी भी कंट्री के साथ झगड़ा मोल लेना चाहिए। पाकिस्तान को सारा का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपनी डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए, अपनी इकोनॉमी ठीक करनी चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना चाहिए और बाकी चीजों को, हेल्थ सेक्टर वगैरह को करें। और उसके बाद भी मेरा ख्याल है लड़ना तो खैर उसके बाद भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि ये बहुत गलत है। इससे पाकिस्तान में और ज्यादा गुर्बत आ रही है, पाकिस्तान में और ज्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि जो पैसा आ रहा है वो लोगों के ऊपर लगने के बजाय जंगी सामान में या जंगे लड़ने में या जंग की तैयारी करने में ही लगे जा रहा है। क्योंकि बार बार अभी भी यही कहा जाता है भारत जो है वो प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, भारत फिर अटैक कर सकता है, और इसी किस्म की बातें जो की जा रही है बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी और गवर्नमेंट लाने वालों की तरफ से भी, वो यकीनन इस तरफ इशारा करते हैं कि अभी भी जो पैसा आएगा चाहे वो आईएमएफ का हो चाहे कहीं का हो, वो लोगों के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि उस पैसे को ज्यादातर को डिफेंस पे लगा दिया जाएगा। और बाकी तो आपको पता ही है कि इधर उधर कॉर्नर के प्लॉट और क्या क्या लेके 9 तो 11 हो जाएंगे। लेकिन हर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी कोई बहुत मेरा ख्याल है मजे में नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो जंगें शुरू की, चाहे वो ईरान में की हो या कहीं भी की हो, यहाँ तक कि रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर भी जो इनका एक रोल रहा है, उसके बाद उनको लग ये रहा था डोनाल्ड ट्रंप को कि शायद सिर्फ बाकी की दुनिया परेशान होती रहेगी और मैं वजह से बैठ के ना गर्म कुत्ते यानी कि हॉट डॉग्स खाता रहूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद अमेरिका में पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने लोगों की जिंदगी खराब कर दी है, या कह लीजिए लोग बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसा सर्वे में कहा गया है कि इसका जिम्मेदार और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेरिकन ने जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को ठहराया है। उनका कहना है कि जो कुछ अमेरिका में इस वक्त महंगाई बढ़ रही है और फ्यूल प्राइस बढ़ रही है और जो परेशानी है उसके जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ ट्रंप है। लेकिन ट्रंप जो है, ट्रंप अपनी ही बात से हर दूसरे दिन या हर 2 घंटे के बाद पलट जाते हैं, कभी वो कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उनको अपनी ही बातों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। उनका ख्याल था कि जो कुछ वो कर रहे हैं, जो लड़ाइयां वो लड़ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने कभी भी कोई लड़ाई अपनी जमीन से तो लड़ी नहीं है, वो जब भी कोई लड़ाई लड़ता है किसी दूसरे की जमीन से ही लड़ता है। और इस वक्त भी उनको शायद यही लग रहा था कि वो किसी दूसरे की जमीन से ईरान में लड़ जाएंगे या कहीं हो जाएगा और उसके बाद उन्हें कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके जो असरात हैं या बैड असरात या कह लीजिए बैड इफेक्ट्स जो हैं वो बहरहाल अमेरिका के ऊपर भी पड़ रहे हैं। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं और सोच रहे हैं कि अपने लोगों को वो कंट्रोल करें या अपने लोगों को कुछ बहलाएं फुसलाएं तो कैसे करें, क्योंकि जाहिर है कि इस वक्त जो अमेरिका में जो सर्वे किया गया है उसके हिसाब से लोग जो है वो ट्रंप से बहुत नाराज हैं। ट्रंप की पॉपुलैरिटी बहुत हद तक खराब हो चुकी है और उसकी के साथ साथ वहां पे जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसमें कि महंगाई भी है, फ्यूल प्राइस भी है, उसका जिम्मेदार जो है
वो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है ये अमेरिकन गवर्नमेंट को ही ठहराया जा रहा है, और पब्लिक जो है वो जाहिर है कि ट्रंप को भी कह रही है, और ट्रंप के साथ साथ ये बात जो है वो ऐसे भी कही जा रही है कि जी ट्रंप ही जिम्मेदार है और ट्रंप की वजह से ही ये प्रॉब्लम्स चल रही है। ट्रंप को सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि किसी तरीके से उनको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, लेकिन अभी जो है वो यकीनन आपको इंडियन इलेक्शंस भी याद होंगे जो कि अभी हुए हैं बंगाल में, और उसके बाद बीजेपी की गवर्नमेंट वहां आई है। तो उस पे जी राहुल गांधी काफी डिस्टर्ब है। उनका कहना है कि आप लिख के ले लो कि नरेंद्र मोदी जी अवाम के गुस्से के सामने टिक नहीं पाएंगे। अब कौन सा गुस्सा, किस बात का गुस्सा, खैर राहुल गांधी जी जैसे ही इस बात के ऊपर जरा टॉर्च लेके रोशनी डालेंगे तो हम आपको बता देंगे। लेकिन बहरहाल अच्छी बात तो ये है कि भारत में अपोजिशन लीडर जो है वो आवाज उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर उनको कोई नहीं पसंद, अगर कोई गवर्नमेंट नहीं पसंद या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी, उनके लिए वो स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है क्योंकि कोई अपोजिशन ही नहीं है। अपोजिशन के जो लीडर है वो तो बेचारे सालों साल से उनको जेल में डाल रखा है, और अब तो इनकी हेल्थ को लेकर भी बहुत सी तरह की बातें की जा रही हैं, और उनकी आंख और दूसरे कई चीजों में जो है वो कहा जा रहा है कि उनकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन ना कोई उनसे मिलने दिया जा रहा है, ना ही कोई खास अपडेट सामने आ रही है। भारत में ठीक है, अगर किसी को कोई पसंद नहीं है या कोई गवर्नमेंट पसंद नहीं है तो अपोजिशन भी बात करती है और पब्लिक भी बात करती है। वहां पर कम से कम ये तो नहीं होता ना कि मैंडेट किसी का है और प्राइम मिनिस्टर कोई और बन जाएगा। इलेक्शन का मतलब इलेक्शन ही होता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे साबित ना हुए हों, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान के साथ क्लैशेस भी रहे, पाकिस्तान के साथ अटैक्स भी चलते रहे, इल्जामात भी लगते रहे और बहुत कुछ हुआ, लेकिन अपनी कंट्री के लिए तो वो शायद अच्छे ही होंगे। अपनी कंट्री में तो यकीनन कुछ ना कुछ डिलीवर कर ही रहे होंगे, तभी तो लोग उठ उठ के उनको वोट दे रहे हैं, वरना भला क्यों वोट देते। और जितनी बड़ी तादाद में जो है वो बंगाल के लोग बाहर निकले वोट देने के लिए, तो वो भी साफ जाहिर है। बाकी अगर कुछ गड़बड़ हुई है, कोई किस्म का किसी को डाउट है, तो वहां पर अदालतें और वहां के जो सिस्टम है भारत का वो यकीनन इतना क्लियर है और इतना साफ शफाफ है कि वो उस चीज को डबल चेक या रीचेक कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं हो पाता। बहरहाल एक वीडियो देखते हैं और फिर आगे बात करते हैं। गॉन। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत पहले मर चुकी थी, ये आर्टिफिशियली उसको वेंटिलेटर पर रख रखा है, आईसीयू में है वो इकोनॉमी। ठीक है, ये कैसी इकोनॉमी है कि इसको आईएमएफ का लोन नहीं मिला तो निपट जाएगी? ये कैसी इकोनॉमी है? आप अपने पैर पे नहीं खड़े हो पाए 78 साल के बाद? आप अपने जिहाद करेंगे और ये मोमिन है और ये लड़ेगा और गजवाए हिंद। भारत को अगर डराना है तो यहां पे 100-200 कटोरे भेज दो, हमें लगेगा यार पैसे मांग रहे हैं तो हो सकता है हम थोड़ा सा डर जाएं, घबरा जाएं इनसे कि यार ये तो मांगने के लिए आ गए। जब मांगने वाले सब डरते हैं। देखिए ये है, आप जानते हैं इनको मेजर गौरव आ रही है और वो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो तो है ही नहीं, वो तो वेंटिलेटर पर है, और जाहिर है कि अपना पैसा तो है नहीं, यहाँ से वहां से पैसे लाते हैं। भारत को अगर डराना है तो भारत के सामने कुछ कटोरे ला दो और भारत डर जाएगा। बात उनकी कड़वी है, बात उनकी बहुत कड़वी है, लेकिन बात उनकी किसी हद तक ठीक है। पाकिस्तान की वाकई में इकोनॉमी ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी पे डट के काम करे और ये इधर उधर से पैसा पकड़ने के बजाय हम ट्रेड करें या दूसरे तरीके जो जिससे कि कंट्रीज कमाया करती हैं वो सब तरीके आजमाए जाएं और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक किया जाए, तो अपने आप ये बातें बंद हो जाएंगी। फिर तो मेजर साहब नहीं कह पाएंगे कि जी पाकिस्तान की इकोनॉमी वेंटिलेटर पर है और पाकिस्तान तो इधर उधर से बस कटोरे लेके घूमता है, पाकिस्तान यहाँ वहां से पैसा लेता है और तभी मुल्क चलता है, और अगर आईएमएफ का लोन ना मिले तो बिल्कुल ही मुल्क जो है वो चल नहीं पाएगा। ये बात भी वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि ये तो हमारे अपने मिनिस्टर्स भी कहते हैं कि हमें बहुत सख्त जरूरत है कि आईएमएफ का लोन मिल जाए, और अगर आईएमएफ का लोन ना मिला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर मेजर साहब ने ऐसा कह दिया तो उस पर इतना नाराज हो जाने की, इतना भुगड़ जाने की मेरे ख्याल कोई खास जरूरत नहीं है। हम कई चीजें जो हमारे दूसरी कंट्री के लोग हमें कहते हैं, खासतौर पे भारत के, बांग्लादेश के, चाइना, अफगानिस्तान के, हम अगर उन बातों को सुन लें और उसको बजाय उस पर माइंड कर जाने कि अगर हम अपने ऊपर उस चीजों के लिए काम कर लें कि भाई अगली बार वो हमें बोल ही ना सके, तो फिर शायद हमारे लिए ही बेहतर होगा। ये और बात है कि वो हमारा मजाक उड़ाने में या हमारे ऊपर टॉन्ट करने में बात चीजें वो ऐसी कह जाते हैं जो कि हमारे लिए शायद बेहतर होती हैं, और हमें शायद खुद से समझ ना आ रहा हो कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ है, और वो बातें वो कह जाते हैं जिसको कि अगर हम फॉलो करें और सही करें तो हमारे यहाँ बहुत सी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है। खैर थोड़ा सा और सुन ही लेते हैं, वैसे तो बड़ा कड़वा बोल रहे हैं इसलिए मैंने बीच में रोक दिया। मैंने कहा है ये तो पूरा बात कैसे एक बार में उनसे मुझसे तो इनकी बात जो है पूरी एक बार में सुनी नहीं जाती, इसलिए कितना कड़वा बोलते हैं। मैं थोड़ा सा काम साफ कर दूं और फिर दोबारा आगे का सुनते हैं।
वही है इनका। आप तो कोई भी मुल्क कैसे इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में? इन्वेस्ट करेगा पैसे? आपको लगता है जो सीपैक का ड्रामा हुआ है वो सऊदी अरब देख नहीं रहा है? बिल्कुल देख रहा होगा सर। क्या पूरी दुनिया अमेरिका नहीं देख रही? अमेरिका कौन सा इन्वेस्ट कर रहा है? पैसे दे देता है। आपको पोलियो के लिए पैसे चाहिए, 200 मिलियन दे दिए। आपको F-16 का करवाना है, 400 मिलियन दे दिए। आपको बच्चों की जो फीमेल एजुकेशन के लिए कुछ चाहिए, क्लीन वाटर के लिए चाहिए, भीख दे देगा वो। इन्वेस्ट कोई नहीं करेगा। कोई पागल का बच्चा होगा जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। पाकिस्तान गड्ढा है यार। अरे अब मतलब कोई पागल का बच्चा हो मतलब मेजर हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब कोई पागल का बच्चा होगा तो इन्वेस्ट करेगा। चाइना पागल का बच्चा है आपका मतलब है? चाइना ने इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप शी जिनपिंग को पागल का बच्चा कह रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बात सारी ये कि फिर मैं वही कहूंगी कि बात तो वो कड़वी कर रहे हैं लेकिन बात वो सही कर रहे हैं। और पाकिस्तान को यकीनन अपनी इकोनॉमी के ऊपर काम करना होगा। हमारे लोगों को बहुत सीरियस होना पड़ेगा। और ये जो एक इजी पैसा वाली आदत पड़ गई है ना कि ठीक है IMF ने दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है उधर से सऊदीया से लोन आ गया, अच्छा UAE के देने तो सऊदीया से लेके दे दिए, इधर से पकड़े उधर दे दिए पैसे, उधर से लिए इधर दे दिए। तो ये जो हमें एक हड हरामी की और जैसे काहिली की और जैसे कहते हैं ना लेजी जो हम हो गए ना, वो उसमें से हमें निकलना होगा। तभी पाकिस्तान को कुछ कहिए कि प्रोग्रेस कर सकेगा। और साथ ही साथ भारत से हमें इस किस्म की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। अगर आप भारत को कुछ भी कहिए, आप कहिए जी हमारे यहाँ हमला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, अटैक हो गए और क्या कुछ कर दिया जी, प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन आप भारत को ये नहीं कह पाते कि जी भारत को अगर IMF ने लोन ना दिया तो भारत का तो बिल्कुल ही फट्टा बैठ जाएगा, या भारत जो है वो सारे वक्त कटोरा लेके दुनिया के आगे बैठा हुआ है। ये सारी बातें हमें ही सुनने को मिलती हैं और इस बातों को हम इनकार भी नहीं कर सकते। बाकी चीजों में तो चले हम कह देंगे नहीं जी 65 की और भी हम जीत गए थे, कारगिल भी हमने नहीं किया था, 71 में भी कुछ नहीं हुआ था, ये बातें तो हम कर जाते हैं। लेकिन क्या कोई जो है ये कह सकेगा कि जो इकोनॉमी को लेकर मेजर गौरव बात कर रहे हैं क्या वो तमाम बातें सच नहीं है? और अगर आप में से कोई ये कहता है कि सच नहीं है तो मैं कहूंगी कि भैया कौन सा नशा करते हो हमें भी बता दो, इसलिए कि हम भी वही कर ले ताकि हमें भी ये सारी बातें जो है ना उनकी झूठी लगे, लेकिन फिलहाल उनकी बातें सच्ची लग रही हैं और जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत सीरियसली काम करने की जरूरत है। उस पर एकदम नाराज होने की, गुस्सा कर जाने की या इन्होंने ऐसे बोल दिया करने की बात नहीं है। जो बात वो कह रहे हैं वो मेरे ख्याल है वो सच्ची ही है। अब कड़वी लगती है किसी को तो लगा करे, लेकिन अगर इन कड़वी बातों से बचना है तो पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी पे काम करना होगा। और ये काम वही लोग कर सकते हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो गवर्नमेंट्स लाते हैं, गवर्नमेंट्स गिराते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी लगाते हैं, जेल में डालते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा मेरा ख्याल है थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए और थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा मुल्क का भी सोच लीजिए, अपना तो सोचते ही रहते हैं, थोड़ा सा मुल्क के लिए भी सोच लीजिए। ये जो आपने हर तरफ झगड़े कर रखे ना, इधर से भी ट्रेड नहीं होगी, उधर से भी ट्रेड नहीं होगी, हम तो एयर स्पेस बंद कर देंगे, हम तो फलाना कर देंगे, तो वो चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। और अगर हम ये कहते हैं कि जी हमने एयर स्पेस इसलिए बंद कर दी क्योंकि जी भारत ने ट्रेड बंद कर दी, तो भारत ने ट्रेड बंद नहीं की, ट्रेड आपने बंद की थी, अफगानिस्तान ने ट्रेड बंद की है। और आपको थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। अगर किसी की बात आपको कोई ऐसी लग गई है कि बुरी लग गई है कि जी वो तो हमारे साथ बात ही नहीं करे या ट्रेड ही नहीं करे, आप एयर स्पेस खोल दें, आप अपना बड़ापन दिखा दीजिए। आप अपना छोटापन क्यों दिखा रहे हैं बार बार कह के कि नहीं जी हम तो एयर स्पेस नहीं खोलेंगे, हमने तो फिर इधर से इतनी डेट तक के लिए बंद कर दिया और उतनी डेट तक के लिए बंद कर दिया। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। और मेरा ख्याल है कि जिस वक्त आपने अपने टर्म्स को ठीक करना होता है तो उस वक्त ईगो नहीं लाई जाती सामने, उस वक्त आपको आगे बढ़कर और जिससे आप बात करना चाह रहे हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो, चाहे वो आपके साथ नेबरिंग कंट्री हो या कोई हो, आपको 2 कदम आगे बढ़ना होगा, तभी हालात ठीक होंगे। अगर आप अपनी जगह डट के बैठे रहे नहीं जी मैं क्यों करूं, वो मेरे पास आए, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल मेजर साहब जो बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से मैं तो उनको बिल्कुल 100 में से 100 नहीं 99 नहीं 98 95 मार्क्स दे देती हूँ। 2-4 चीजें थोड़ी ज्यादा भी कभी कभार बोल जाते हैं। तो खैर बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम आपको बात करेंगे एक बार फिर UAE की। वैसे तो UAE जो है उसका फट्टा बिठा रखा है ईरान ने, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें UAE की, और वहां पर मैंने आप लोगों को याद होगा कि एक बार बल्कि पिछले शो में जो कमर चीमा साहब का था, तो वहां पर मैंने अपनी एक आंटी का जिक्र किया था। मैंने कहा था कि उनके यहाँ जो काम करने के लिए पाकिस्तानी आए थे उनके बड़े नखरे थे और जो इंडियन उन्होंने रखे तो उनसे वो बहुत खुश थी और उनका ख्याल था कि वो पेमेंट भी सही ले रहे थे और वो टाइम पे काम भी कंप्लीट करके दे रहे थे, पाकिस्तानियों के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। इससे तो उस वक्त चीमा साहब को बहुत बुरा लग गया। चीमा साहब मुझे कह रहे अरे वाह आप ये क्या बात कर रही है। लेकिन अब इस वक्त
एमआर के जो फाउंडर है, यानी ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एमआर, उसके जो फाउंडर है, उनका कहना ये है कि जी वो प्रेफर करते हैं कि वो इंडियंस को ही हायर करें। और इंडियंस को क्यों हायर करें? इसलिए कि वो कहते हैं बहुत मेहनती होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। उसी के साथ साथ वो कहते हैं उनको कभी भी फोन करो, जैसे अगर काम है तो अगर आप 1 बजे भी फोन करें तब भी जो है वो इंडियन वर्कर जो है वो आपका फोन अटेंड करेगा, आपको जवाब भी देगा, और अगर आपको जरूरत है तो वो आपके पास काम के लिए भी पहुंच जाएंगे। पाकिस्तानियों के तो नखरे बहुत होते हैं, नखरे खत्म नहीं होते। तो जी उन्होंने यही कहा है कि जी अगर वो हायरिंग के लिए किसी को बुलाते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि ज्यादातर वो इंडियंस को हायर करें। मेरे ख्याल है ये चीज पाकिस्तानियों को भी सीखनी चाहिए। ये चीज मैंने कमर चीमा साहब के शो में भी कही थी कि दुबई में जो कह लीजिए जो प्राइवेट गाड़ियां चलती हैं या टैक्सी वगैरह जो चलती है टूरिस्ट वगैरह के लिए, तो वो अब काफी कम हो गई है। एक आध कंपनी बंद हो गई है क्योंकि पाकिस्तानी जो उन्होंने हायर किए थे वो ठीक से काम नहीं करते थे। बस पहुंच जाते थे सैलरी लेने के लिए, हाउस रेंट लेने के लिए, और उसके बाद गाड़ियां उन्होंने खड़ी की होती थी और चलाते नहीं थे। तो मुझे कोई टैक्सी वाला ही बता रहा था कि जी इस वजह से वो कंपनी बंद हो गई, जिसकी वजह से अगर अब आप दुबई जाएं तो आपको मुश्किल से या देर में गाड़ियां मिलती हैं, क्योंकि एक आध कंपनी बंद हो गई और वो पाकिस्तानियों के ही करतूतों की वजह से बंद हुई। तो पाकिस्तानियों के सिर्फ यहीं पे मसला नहीं है दुबई में या यूएई में, पाकिस्तानी दुनिया भर में जहां भी जाते हैं उनके नखरे बहुत होते हैं जो कि इंडियंस के नहीं होते। और यही बात जो है वो मैंने भी चीमा साहब के शो में कही थी, जो चीमा साहब को पसंद नहीं आई। लेकिन अब ये कमजोरी है पाकिस्तानियों में तो है, और अब यही चीज जो है वो इस वक्त यूएई के जो बिजनेस कमेटी में एमआर के फाउंडर जो है उनका भी यही कहना है कि जी अगर वो हायर करने जाते हैं तो वो इंडियंस को हायर करते हैं और पाकिस्तानियों को कम हायर करते हैं। और उसके रीजन उन्होंने यही बताया कि वो मेहनती होते हैं, टाइम पर आते हैं, और अगर आधी रात को या रात को 1 बजे भी अगर उनको कॉल किया जाए तो भी वो फोन को अटेंड करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, जो कि पाकिस्तानी शायद नहीं करते। बहरहाल ये चीजें जो हैं, ये हमारी जो वीकनेसेस हैं वो मेरे ख्याल है हमें बात करते रहना चाहिए, उसको हमें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि हम कहें ना जी ना हम तो बड़े पहुंचे हुए लोग हैं। बहरहाल पहुंचे हुए तो हम हैं, लेकिन हम कहाँ पहुंचे हुए हैं ये तो फिर कुछ ही लोग जानते हैं, जिसमें कि चाइना को तो पता ही हम कहाँ पहुंचे हैं। खैर यहाँ से हम चलते हैं और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीकेंड है आज, आराम सुकून से खाइए पिए मौज कीजिए, कोई फिल्म विल्म देखिए, और उसके बाद जो है वो जब टाइम मिले तो हमारी वीडियोस भी देख लिएगा। और कल तो फिर संडे है, तो संडे को तो फिर संडे सैटरडे संडे तो फिर ऐसे ही रहता है। आपको पता है कोई मैचेस वैचेस हो रहे होंगे आप लोगों के डेफिनेटली, क्या आईपीएल जो चल रहा है। तो बहरहाल दोबारा मुलाकात होगी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।